हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे और बता देंगे कि मैम आप लाइव हो, ऑडिबल हो और विजिबल हो, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द क्लास। जल्दी से आ जाओ सभी प्यारे बच्चे। चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाय करिश्मा, प्रगति, रचना, नीतू, अनिकेत, अमायना। चलिए, हेलो शिवकांत, हेलो शुभम, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए जल्दी से आ जाएंगे सभी प्यारे बच्चे, ठीक है। हेलो आराध्या, ओके, हाय ध्रुव विद, चलिए, हेलो कंचन। मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपकी क्लास की? ऐप पर मिलेगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवाते हैं, ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग है नहीं बेटा, गुड आफ्टरनून हो गए, लगभग 1 बजने जा रहा है। आज है हमारी रामनवमी। आप सभी लोगों को जो सेलिब्रेट करें उनको बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की जीत, कल दशहरा है। चलिए, हेलो एवरीबॉडी। चलो चलो भाई, बहुत सारे बच्चा लोग आ गए हमारी क्लास में। वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, ठीक है। चलो, अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दिया करो, सो दैट, हाँ, एक और बात बताना चाहते हैं दैट डोंट थिंक दैट आई एम नॉट रीडिंग योर कमेंट्स। मैं आपके हर एक सिंगल कमेंट्स को पढ़ती हूँ, उनको देखती हूँ। जहां पर भी आप जो चीजें बोलते हो उसको कंसीडर भी किया जा रहा है। तो आप ये मत सोचना कि तुम्हारे कमेंट्स ऐसे ही बेफालतू में कहीं जा रहे हैं। एवरीथिंग इज बीइंग वॉच्ड, सब कुछ देखा जा रहा है और आपकी जो क्लासेस हैं उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। चलिए, आज क्या है? आज है फ्राइडे। तो फ्राइडे को हमने क्या बोला था आपसे? फ्राइडे को हमने बोला था हम लोग सिविक्स, यानी कि आपकी जो पॉलिटी भी कहते हैं, जिसको बहुत सारे लोग है ना, वो करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही लेटेस्ट रखे हैं, लिटरली 2022 और 21 के ही रखे हैं। उसके अलावा और 19 वगैरह 18 या 23 24 के अभी क्वेश्चंस नहीं है। आज के सेशन में जितनी भी सारी चीजें करेंगे, लिटरली पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो 2022 और 21 का करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, वहां पर हमारी सीटेट में ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं आता है। बहुत ही थ्योरेटिकल और बहुत ही ज्यादा लेंदी क्वेश्चन आता है और स्टेटमेंट बेस्ड आता है, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग रेडी हो तो जल्दी से यहाँ पर क्लास को करते हैं शुरू, बिना किसी समय को गंवाए, ठीक है। अगर आप मेरी क्लास को पहली बार देख रहे हो तो माय नेम इज वर्षा मलिक एंड हेयर आई विल बी टीचिंग यू एसएसटी फॉर पेपर 2, ओके। और क्लासेस रेगुलर मिलेंगी और आपको पता ही है डेट चेंज हो गई, 14 दिसंबर हो गया, पर हमारी तैयारी तो दिसंबर के पहले हफ्ते में हो जाएगी, हमें क्या टेंशन है ना। चलिए, क्लास को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि बच्चे लोग बैच चल रहा है दशहरा तक, यानी कि कल तक एक ऑफर है स्पेशल, एंड दैट इज 500 आपको पूरे बैच पर ऑफ मिलेगा। पूरे भारत से बेहतरीन टीचर्स का टीम आपको पढ़ा रहा है यहाँ पर, और मैं तो हूं यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। उसके अलावा आपको पता ही हम एनालिसिस कर रहे हैं, ओनली प्रीवियस ईयर की ये सीरीज है। किसी बच्चे ने बोला हुआ था कि मैम इसकी पूरी वो बना देना प्लेलिस्ट, वो भी बना देंगे, ठीक है। चलिए, ओके। अब अब्दुस बेटा चलो, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, सिविक्स का आया हुआ है सीटेट 2022 जनवरी में। चलो जल्दी से क्वेश्चंस को करो फटाफट से। आपके लिए क्वेश्चन यहां पर सामने आ गया है, करने की कोशिश कीजिए इसको जल्दी से, ठीक है। जल्दी से इसको करने की कोशिश करेंगे बेटा लोग, फटाफट से। थोड़ा छोटा कर दें क्वेश्चन। देखो, क्लास अगर नहीं भी शो होती है ना बहुत बार, तो तुम समझ जाना कि मैम तो क्लास लेंगी ही लेंगी। हमारी क्लास आपको डेली फिक्स 12:45 से मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। चलिए, मैम बैच में क्लास आपकी शो नहीं हो रही है, यहां पर तो हो रही है ना। चलो जल्दी से बताओ फटाफट से, करते हैं इसको, ओके। चलो पढ़ते हैं। इन दी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सीटेट 2022 का गर्मा गर्म सवाल, संसदीय शासन पद्धति में क्या होता है? ये क्या पूछ रहा है, ये कहां का कंसेप्ट है, सब कुछ बताएंगे, कौन सी क्लास, कौन सा चैप्टर, एवरीथिंग। यहां पर हम पढ़ते हैं द एग्जीक्यूटिव इज फॉर्म्ड बाय द लेजिस्लेचर, यानी कि जो कार्यपालिका का गठन होता है वह विधायिका द्वारा किया जाता है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट है द एग्जीक्यूटिव इज नॉट आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। आंसर मेरे पास आ चुका है ना आंसर है ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों ही गलत है, ए करेक्ट है, बी सही है, ए रॉन्ग है और बी करेक्ट है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें एक थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। पहले हम आपको ये दिखा देते हैं कि ये सवाल आया कहां से है। ये सवाल जो कि हमने यहाँ पर आपके लिए फोटो लगाई है, ये है हमारी क्लास 8 की, ठीक है बेटा। ये है हमारी क्लास 8वीं की एनसीईआरटी का
पूरा हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया है। देखो सिंपल सी बात है, 6th और 7th की नहीं, 7th और 8th की एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी फॉर सिविक्स। ये पूरी सिविक्स के लिए बहुत जरूरी है, बट ये 8वीं कक्षा का सिविक्स का चैप्टर है जहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, चैप्टर नंबर 1 में ही गिवन है। पर ये होता क्या है, ये समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहां पर इस सवाल के कंसेप्चुअल क्लैरिटी में जाएंगे। अब फटाफट से यहां पर ये बताओ कि देखो, हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी और वो चीज ये होगी कि ना तो हम कभी कैसी सरकार होगी वो डिसाइड कर सकते हैं, ये हमारी सिस्टी हमें कहती है। वहां के जो लोग हैं, उन लोगों का जो इतिहास रहा है, वही वहां पर पाए जाने वाले सरकार को डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना का इतिहास रहा है कि उसने कभी किसी इसकी बाहरी आक्रमण को अपने देश में आने ही नहीं दिया, तो वहां की सरकार थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिंजेंट है। पर हमारे देश में हमने सबका स्वागत किया, अलग अलग डाइवर्सिटी से लोगों को लेके आए। तो हमारे देश में यहाँ पर बेटा याद रखना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है फॉलो की जाती है। ध्यान से सुनना, क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि बेटा पार्लियामेंट सबसे ऊपर होगा, जो संसद होगा बेटा वो सबसे ज्यादा यहाँ पर किस प्रकार की सरकार चलाई जाएगी, जहां पर एक संसद होता है। क्या होता है? एक प्रकार की संसदीय सरकार है हमारे पास। बात समझ रहे हो? ध्यान से सुनना। ओके, हमारे पास क्या है? हमारे पास एक प्रकार से संसद के प्रकार की सरकार है। अब ये संसद क्या होता है, क्यों होता है, सब कुछ समझेंगे। इतनी बात समझ लो। और इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ द स्टेट प्रधानमंत्री होते हैं। अगर यहीं पर ही बेटा क्या लिखा होता, यहीं पर ही प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिखा होता कि राष्ट्रपति अध्यक्ष होते, तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर राष्ट्रपति जी भी अध्यक्ष होते हैं। बट हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में सबसे पावरफुल पीएम जी की जो पोस्ट होती है। ठीक है, अब देखो, अब इसके कुछ ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, यहां पर ध्यान देंगे सभी प्यारे बच्चे आराम से। अब ये जो हमारा पूरा है, इसके कुछ ऑर्गन्स है। कितने ऑर्गन्स है ये पता बहुत जरूरी है करना। ठीक है, इसकी एक बहुत सुंदर सी बात है, आपको बहुत बढ़िया से समझाएंगे। देखो ध्यान से सुन रहे हो सभी प्यारे बच्चे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आता है एक लेजिस्लेचर। क्या आता है? विधायिका आती है एक, ये होता है लेजिस्लेचर। ठीक है, जो अभी हमने देखा, अभी हमारा आया भी था ऑप्शन में। फिर आता है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा कौन बताएगा, देखते हैं। ये तीनों मिलके देश को चला रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। ओके, अब आता है यहाँ पर बेटा जुडिशरी। क्या आता है? जुडिशरी। जुडिशरी का सिंपल मतलब ये है कि देखो, अब हम आपको तुमको एक बात बताएं कानून की जो है एक आम भाषा में। ठीक है, वेरी गुड शुभम बेटा। देखो ध्यान से सुनना, ये कानून बनाने वाला, ये कानून को फॉलो करवाने वाला, और जो कानून को फॉलो नहीं करेगा उसको सजा सुनाने वाला, ये तीन ऑर्गन्स हैं। किसी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन होते हैं। यही तीनों मिलके क्या करते हैं बेटा, यही तीनों मिलके हमारे को दिखने को मिलते हैं, पूरे भारत को चला रहे हैं, पूरी राज व्यवस्था, पूरा प्रशासन यही लोग चला रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम भी इसी के अंडर आते हैं कि एब्सोल्युटली अगर मान लीजिए कल को आपकी जॉब लग जाती है ना, अगर कल को आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो आप मात्र एक टीचर नहीं हो, आप पूरा इस हायरार्की का एक सिस्टम हो। स्कूल से फिर जहां पर प्रिंसिपल होंगे, प्रिंसिपल से ऊपर डायरेक्टर होंगे, और डायरेक्टर जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे। तो ये पूरी हायरार्की बनी होती है ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, तो यहां पर याद रखना, जो लेजिस्लेचर होता है उसमें क्या क्या होता है। जो लेजिस्लेचर होता है, बहुत सिंपल तरीके से सारी चीजें कर लेंगे आज ही के पूरे टॉपिक पे। जो हमारे पूरे पहले चैप्टर में हमें समझाया हुआ वो हमारा एकदम हो जाएगा। तो लेजिस्लेचर में आपको पता है राज्यसभा आएगा, ये तो सभी बच्चों को पता होगा। हमारा ये सदन है ना, क्या है, यहाँ पर आएगा लोकसभा, यानी कि ये क्या होती है, ये लोगों की सभा होती है, इसको कहते हैं लोकसभा। इतना कंसेप्ट आप सभी को यहाँ पर पता होगा। और ये होती है बेटा राज्यसभा। ठीक है, ये हमारे कुछ लोग होते हैं। इसी में ही प्रेसिडेंट जी भी आते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट जी क्या होता है, कोई से भी हाउस का हिस्सा नहीं होता, इनको अपर हाउस और लोअर हाउस भी कहते हैं। तो एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा, कौन बच्चा बताने की कोशिश करेगा बेटा, बताओ जल्दी से। यहां पर ये एक कार्यपालिका है, ये अपना कार्य करेगी। ये क्या है बेटा, ये कार्यपालिका कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं, ये अपना कार्य करेगी, ये अपना ऐसा कार्य करेगी कि आप और मैं देखेंगे। उसके बाद आता है बेटा यहाँ पर क्या है, न्यायपालिका। ये न्यायपालिका है। यहाँ पर ये जो भी कानून पास हो रहा है, मान लो 2020 में आपको पता है कोरोना आया, कोरोना में जो लोग मास्क लगा के बाहर नहीं निकलेंगे उनके 2000 का फाइन लगाया जाएगा। ये कहाँ से निकल रही है चीजें, ऐसे थोड़ी ऐसे मन किया और वो जो कोई भी कानून बना दिया, नहीं। कोई भी कानून बनाने तक यहाँ से शुरू होके अप्रूव होने के बाद जुडिशरी में भी चैलेंज किया जा सकता
है ना। तो ये पूरी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब एग्जीक्यूटिव में दो प्रकार के लोग आते हैं जो हमारी क्लास 9th की एनसीईआरटी में कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव या तो बहुत ही ज्यादा परमानेंट होगा, परमानेंट मतलब जो स्थायी रूप से हमेशा वहीं रहेगा, ठीक है, जो कि क्या है बेटा, जो स्थायी रूप से वहीं रहेगा। और एक आते हैं टेम्पररी, यानी कि क्या है, ये चले जाते हैं। चले जाते हैं तो मतलब क्या हो सकता है, ये चले जाते हैं कितने साल बाद, ऑब्वियसली भारत में जो इलेक्शन होते हैं वो उनसे आते हैं 5 साल बाद। यानी कि मैम इसमें कौन आएगा, जो भी हमारे एमएलए हो गए, जो भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, ये सारे लोग हमारे टेम्पररी होते हैं। 5 साल बाद दे ऑल्सो हैव टू फाइट द इलेक्शन वंस अगेन। अब परमानेंट में भाई आईएएस ऑफिसर्स हो गए, आईपीएस ऑफिसर्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नीचे तक पूरी हायरार्की चले जाएगी। ये अब मान लीजिए कोई यहाँ पर कोई कानून बनाया गया, यहाँ पर बैठ के लोकसभा में कोई भी कानून इंट्रोड्यूस करा गया, उस कानून को पास करने वाले कौन लोग थे, ये लोग थे। ये तो एक नॉन लिविंग बीइंग है, बट ये पूरा लिविंग सिस्टम है। मान लीजिए कोई भी कानून हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है ओबीसी के बारे में, पूरा 9th क्लास की पूरे चैप्टर है कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो पहले नहीं होता था, बाद में दिया गया। बाद में क्यों दिया गया, क्योंकि लोगों ने उसके लिए अपील की, पर कुछ लोगों ने को बिल्कुल पसंद नहीं आ गया, ऐसे कैसे ओबीसी को रिजर्वेशन दे सकते हैं, हम तो कोर्ट में चले जाएंगे। और कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं ठीक है, 27% रिजर्वेशन हमें ओबीसी को देना पड़ेगा आगे से। तो इस प्रकार से बेटा यहां पर बात चलती है। अब सवाल ये है कि हमारा सवाल क्या है, ये पूरा सिस्टम तो आपने समझ लिया, पर हमें यहां पर ये पूरा क्वेश्चन देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, द एग्जीक्यूटिव इज फॉर्म्ड बाय द लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव है डेफिनेटली वो क्या है, लेजिस्लेचर द्वारा ही तो बनाए जा रहे हैं। हम एमएलए और एमपी को चुन के ही तो लोकसभा में और राज्यसभा में भेज रहे हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद द एग्जीक्यूटिव इज नॉट आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। नहीं, अगर यहां पर आप किसी भी चीज को कर रहे हो, आपने कोई ऐसा कानून पास कर दिया जिसको कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा, तो आप आंसरेबल हो। पर हमारे ऑप्शन में क्या लिखा है कि आंसरेबल नहीं हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप आंसरेबल डेफिनेटली हो। तो यहां पर नॉट लिखा हुआ है। आपको जवाब देना पड़ेगा कि भाई क्यों किया ऐसा, तुम्हारे जो है कोई कानूनी अधिकार है आपको, तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन बी गलत है। जो हमारा ए कथन है वो सही है, बी गलत है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो लेजिस्लेचर को आंसरेबल होता है अपने हर एक एक्शन के लिए। पैसा कहाँ खर्च हुआ, कितनी रोड्स बनी, कितना पैसा कौन से डिपार्टमेंट को गया, एवरीथिंग आपको बतानी पड़ेगी, पेश करनी पड़ेगी, वरना आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया। चलिए इसी के जो है इसी के बाद हमने आपको यहाँ पर पूरा प्रूफ दे दिया है कि कहाँ गिवन है। एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 में ये स्टेटमेंट पूरी दी गई है। ये कहानी जो हमारी पूरी दी गई है हमने तुमको पूरा शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करो फटाफट से। 2022 का ही सवाल है, फटाफट से करते हैं इसको। चलो आंसर बताएंगे सभी प्यारे बच्चे, है ना बेटा। हिंदी में बता दिया, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, विधानमंडल होती है। सब मिलके तीनों जो है पूरे सिस्टम को ये अंग होते हैं। ये इन तीनों की अपनी अलग अलग पावर है, कोई एक दूसरे को नीचा नहीं दिखा सकता, पर एक दूसरे को क्वेश्चन जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, कल को मान लीजिए आप ओबीसी का कुछ भी हो जाता है, मान लो कल को ओबीसी का रिजर्वेशन भारत सरकार खत्म कर देती है पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में, तो फिर लोग पहुंच जा रहे हैं ऐसे कैसे खत्म कर दिया, तो फाइनली जुडिशरी के पास फिर जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें समझनी होंगी। इसी प्रकार से ये जो पूरा चक्र है गोल गोल घूमता रहेगा। चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेंगे फटाफट से। यहाँ पर देखो, दिखाई तो आई होप आपको दे ही रहा होगा, काफी बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, देख लो। डायनामिज्म इज रिफ्लेक्टेड इन डेमोक्रेसी, सीटेट 2022 जनवरी, बाय द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसिंग न्यू लॉ एंड स्कीम एंड प्रोग्राम्स, by people organizing agitation on various social and economic problems, choose the correct option। लोकतंत्र में गतिवाद प्रतिबंधित होता है, इसका कथन ये दिया है सरकार द्वारा नए नए कानून तथा योजना और कार्यक्रमों को चलाने से। बिल्कुल सही बात है। विभिन्न सामाजिक व आर्थिक समस्याओं पर लोगों द्वारा आंदोलन आयोजित करने से। कितने बच्चों को ऑप्शन नंबर डी सी लग रहा है? मैम सेकंड का डी लग रहा है। चलिए, लग रहा है कि क्या वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है? ठीक है, जल्दी से बताएंगे फटाफट से। डी इज स्ट्रांगली राइट। हाउ स्ट्रांगली? बहुत हिला ही नहीं पाएंगे। बोथ आर करेक्ट। अच्छा, डायनेमिज्म का मतलब होता है, हम बहुत बार कहते हैं ना कि इस इंसान की पर्सनालिटी काफी डायनेमिक है। ठीक है, इसको पहले देख लेते हैं कौन सी क्लास से आया। ये सवाल सीधा डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी से आया और ये है चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9th, सॉरी 9th कह रहे हैं, क्लास 7वीं का
चैप्टर नंबर 1 से डायरेक्ट सवाल आया है। और जो टीचर्स के लिए नोट होता है, जो टीचर्स का पहले कि भाई टीचर की क्या इंटेंशन होने चाहिए, वो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, वो यहीं पर पूरा क्लियर शब्दों में मेंशन्ड है। पूरा क्लियर शब्दों में मेंशन्ड है कि क्या हमारे को पहले चैप्टर में बच्चे को सिखाना है। अगर अपनी पूरी की पूरी जो है एनसीईआरटी है तुम्हारे पास, तो अभी लेके आ जाओ, पेज नंबर 3 देखो और पूरी कहानी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए सारी चीजें स्क्रीनशॉट ऐड करें ताकि चीजें अच्छे से समझ में आए। अब सवाल पे वापस से आ जाते हैं और ये समझते हैं कि सवाल पूछना क्या चाह रहा है। सवाल ये पूछना चाह रहा है, बेटा देखो खुद सोचो, किसी भी लोकतंत्र में ना हर दरवाजा खुला होना चाहिए। आपको यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर किसी को जवाब नहीं देना है बेसिकली। ठीक है, तो लोकतंत्र में हमें ये होता है ताकि हम अपनी सारी चीजों को खुलकर लोगों के सामने रख सके। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर कोई भी सरकार होगी, मान लीजिए कोई भी सरकार डायनेमिक नहीं है, डायनेमिक मतलब हो जो हर दिशा में फैला हुआ हो। ठीक है, तो यहां पर आप एक बात समझो, चाइना में क्या हो रहा है। चाइना में हमें देखने को मिलता है कि सरकार कुछ बोलने नहीं देती, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया यूज नहीं करने देती, लोग कुछ बोलते तो उनको गिरफ्तार कर लेती है। बट हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारी जो लोकतंत्र है वो हर डायरेक्शन में, वो लोगों के लिए नए कानून भी लेके आएंगे और वो नई नई स्कीम और प्रोग्राम भी लेके आएंगे। अभी देखो राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि लोग आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कुछ उल्टा सीधा भी लिख देते हैं, बहुत बार कुछ बहुत ही दिल दहलाने वाली चीजें भी कर देते हैं। तो उसके खिलाफ बहुत सारे नए कानून आए और वो लोकतंत्र का ही एक पात्र है। उसके बाद यहाँ पर देखो लोगों को कुछ नहीं पसंद आ रहा है, अभी आपने देखा फार्मर्स ने एजुटेशन करी, लोकतंत्र का ही तो हिस्सा है। अगर सरकार यहाँ पर डिक्टेटरशिप दिखाती तो फिर उनको यहाँ पर बंद कर लेती। तो दोनों ही करेक्ट हैं। डेमोक्रेसी को लेके जो डायनेमिज्म है वो तो बहुत सारी दिशाओं में घूमता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा बेटा दोनों ही, आपको प्रूफ दिखा दिया है। और इस पूरे के पूरे चैप्टर में यहाँ पर ये हमको कथन दिया हुआ है कि किसी भी डेमोक्रेटिक देश में हमें सब लोगों को बराबर लेके चलना है। अगर एक भी इंसान दुखी है, एक भी इंसान किसी कानून से खुश नहीं, तो उसको भी वो कोर्ट में लेके जा सकता है। ठीक है, ओके चलिए, तो यहां पर ये चीजें हैं, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएंगी। अगर थोड़ी सी भी चीजें टफ लग रही हैं तो याद रखना बेटा, वो आपको थोड़ी थोड़ी सी मेहनत से ही आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। पूरा 7th क्लास का कंसेप्ट है, पूरा चैप्टर का ही जो है कंसेप्ट उठा के दे दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम आपको एक बता देते हैं, भारत में कई प्रकार के लोग हैं जो कई प्रकार का रोजगार रखते हैं। ठीक है, ये हम लोगों को यहाँ पर समझना होगा। पहले आप क्वेश्चंस को छोड़ दो, थोड़ी सी थ्योरी देख लो। अगर हम यहाँ पर पूरे के पूरे भारत में बेटा ये देखें कि भारत में रोजगार किस प्रकार का होता है, दैट इज नोन एज टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फिर देखना आपका सवाल कैसे निकलेगा। बेसिकली यही कहा जाता है कि पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो तो फिर सवाल आपके सामने टिक भी नहीं पाएगा। रोजगार के प्रकार। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप एक ऐसे सेक्टर में काम करते हो जहां पर आपकी सैलरी हर पहली तारीख को आ जाती है, आपको हर एक सरकारी छुट्टी मिलती है, आपको संडे सैटरडे ऑफ मिलता है, तो यहां पर आप बोलोगे कि मैम बहुत बढ़िया जिंदगी है। बट हर किसी की जिंदगी ऐसे नहीं होती है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर याद रखना बेटा, ध्यान से सुन लो। ये जो टाइप्स ऑफ रोजगार है दो तरीके की होती है। या तो वो रोजगार ऑर्गेनाइज्ड होता है। कैसा होता है? ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि एक सहजता से उसको सहज तरीके से लगाया जाता है। दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड। ध्यान से सुन लेना, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। यहाँ पर पूरा का पूरा कहानी आप अब देखना सवाल को कैसे, ये हमारी एनसीईआरटी का ही कंसेप्ट है पूरा। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पर क्या है, रोजगार का जो हमारा क्या होता है, जो तरीका होता है, यानी कि बेरोजगारी के जो प्रकार होते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, ध्यान से सुनना। ऑर्गेनाइज तरीका वो होता है जहां पर आपकी सैलरी फिक्स्ड हो, आपका टाइम फिक्स्ड हो। ठीक है, फिक्स सैलरी, फिक्स टाइम, आपको बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हो और आप जब चाहो जो चाहो कर सकते हो। वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। जब आपको पता ही नहीं है कि बारिश होगी तो शायद सैलरी नहीं आएगी, है ना। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा आंधी तूफान आ गया तो जो है यहाँ पर सैलरी नहीं आएगी, पैसा नहीं मिलेगा। तो क्या ये हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देख सकते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यहाँ पर पहले इसके एग्जाम्पल्स देख लो, बहुत बढ़िया तरीके से इसके कुछ उदाहरण हैं, यहाँ पर जल्दी से देख लो। उदाहरण ये है, एग्जाम्पल्स ये हैं कि मैम डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, इंजीनियर्स हो गए, टीचर्स हो गए, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब इवन हो गई।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें जहां पर हम लोग देखते हैं, जहां पर भी इंसान 9 से 9 बजे जाता है, 5 बजे वापस आ जाता है। ठीक है, चलो अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, ना तो कोई फिक्स सैलरी होती है, ना कोई फिक्स टाइम होता है, और ना ही कोई फैसिलिटीज मिलती है। एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी मार लोगे तो पैसे कट जाएंगे। एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति कैसे अनऑर्गेनाइज होगा, जानते हैं। किस टाइम आ रहा है कोई पता नहीं, सवारी मिलेगी पता नहीं, बहुत बारिश हो गई तो कोई सवारी नहीं, कोई पैसा नहीं। ऑटो वाले अंकल हैं, वो बारिश की वजह से, आंधी तूफान की वजह से बहुत ज्यादा दिल्ली में जो है कुछ मान लो लॉकडाउन लग गया, पैसा रुक जाएगा, आमदनी रुक जाएगी। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके से लोग एम्प्लॉयड होते हैं। ये सेक्टर्स हैं, रोजगार के सेक्टर हैं। तो ये या तो यहां पर ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहा है या फिर अनऑर्गेनाइज तरीके से। यहां पर कौन आएगा, यहां पर आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द याद रखना, जल्दी से याद करेंगे, डेली वेज लेबर। डेली यानी कि जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारे यहाँ पर लोग देखने को मिलते हैं बेटा, वो इसी सेक्टर में आता है। आपके घर पे कोई हाउस हेल्प आ रहा है, आप किसी रिक्शा में कहीं बैठकर जा रहे हो, आप रोज रोज तो नहीं जा रहे हो, आप कभी कभार जा रहे हो, तो ये सारे लोगों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, यहाँ पर जो हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट के जो सेक्टर देखने को मिलते हैं, ये उसका एग्जाम्पल है। आप जो रोजगार आपको मिला हुआ है उसमें आप कौन सी, किस प्रकार का रोजगार है, आप बताओ। सवाल यहां पर करने की कोशिश करो, जल्दी से फटाफट बताओ सवाल का आंसर क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में अनियमित वेतन कार्य की विशेषता, यानी कि डेली वेज, कैजुअल है, जो कभी काम मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है ना। अपने आसपास देखा करो, बहुत सारे लोग आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। देखो, जिनको डेली पैसा मिल रहा है, मजदूर को केवल नगद भुगतान किया जाता है, क्या उनको सिर्फ कैश दिया जाता है? एम्प्लॉयर्स पे अ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर दोज व्हेन वर्कर्स आर सिक, उनको जिन्होंने काम पर रखा उनको जो है तनख्वाह भी देते हैं कि कोई बात नहीं, तुम जो है बीमार हो गए थे तो एक कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा कोई पैसा नहीं कटेगा। ठीक है, और तीसरा जो है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर हो तो आपको मेरे लिए काम करना पड़ेगा बिना किसी पैसे के, एक्स्ट्रा काम की 1 घंटा आज एक्स्ट्रा कर दो। ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन जो डी दिया हुआ है कि उनके पास नियमित रोजगार अवसरों की बहुत थोड़ी गारंटी होती है। बताओ आंसर कौन सा सही है, बताओ जल्दी से, जल्दी से। ए सही है, बी सी सही है, सी डी, या फिर सारे ही डी को छोड़ के सही है? आंसर बताएंगे जल्दी से। लर्निंग विद पॉइंट आर बेटा जल्दी से आंसर बताएंगे फटाफट से। मैम सी लग रहा है, क्या सी सही आंसर है हमारा? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और ए और बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैम जरूरी नहीं है कि हमेशा पैसे का ही यहाँ पर लेन देन हो। बहुत बार तो लोग उनको बार्टर सिस्टम की, आप मेरा ये काम कर दो और बदले में कुछ पुराने कपड़े, कुछ पुराने बर्तन और कुछ यहाँ पर खाने पीने की चीजें ले जाना, 5 किलो गेहूं ले जाना। तो कैजुअल लेबर यहाँ पर दिल्ली तक या अपने राज्य तक मत सीमित रहो, हर एक उस गांव, हर एक उस गली मोहल्ले में जाने की कोशिश करो जहां पर आज तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई है, जहां पर आज तक लोगों को नहीं पता है कि 2000 का नोट बंद हो गया है। ठीक है, तो बेटा ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये कथन क्या है, हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, जो है इसका नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉयर्स पे अ पार्ट ऑफ दिस सैलरी फॉर दोज व्हेन दे आर सिक, तो यहाँ पर क्या है, उनको कोई पैसा नहीं मिलता। अगर वो छुट्टी मारेंगे, वो रिक्शा नहीं चलाएंगे, तो कोई पैसा उनको कोई उनके घर पे देने नहीं आएगा। बचता है सी और डी, बिल्कुल सही है। उनको ज्यादा समय तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और उनके पास कोई गारंटी नहीं है कि सामने वाला उनको काम से कब निकाल दे। आप किसी किराने के स्टोर पर जाते हो, उसमें एक छोटा बच्चा काम कर रहा हो, बहुत बार जो है वो 10 या 15 साल के बीच का बच्चा होता है, कल वो आपको दिख रहा है, आज वो आपको नहीं दिख रहा, क्योंकि दुकान वाले ने निकाल दिया, उसको पैसा नहीं दिया बेचारे को। ठीक है, तो ये प्रकार की चीजें बेटा आपको देखने को मिलेंगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किसी बच्चे को कोई डाउट इस वाले पूरे जो है यहाँ पर? अब आप इसको फटाफट से कर लोगे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर आएगा, ये क्वेश्चन बहुत सुंदर, आप इसको फटाफट कर लोगे। ठीक है, चलिए मंजू तो ये बेटा बहुत बढ़िया। यहाँ पर करते हैं अगला सवाल। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सीटेट 2022 जैसे कि क्लास में बताया। ठीक है, चलो मैराथन करेंगे। अभी पहले थोड़ा सा प्रीवियस एनालिसिस कर लें, प्रीवियसली कैसे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए ओके कनिष्का बेटा, चलो शिवम पाल बेटा बहुत बढ़िया आंसर करेंगे अब जल्दी से सारे प्यारे बच्चे। क्या पूछ रहा है? रोजगार के जो भी स्थिति होती है, जो भी टाइप्स हो रहे हैं, स्टेटस है एक तरीके से हम कहते हैं जिसको। अब बताओ, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, एक रोड साइड में सब्जी बेचने वाला जो है यहाँ पर रेडी सब्जी लगाने वाले एक व्यक्ति हैं, एक गवर्नमेंट फैक्ट्री ओनर है, गारमेंट कपड़ा बनाने का उद्योग है भाई उनका, और या फिर एक कृषि मजदूर है बेटा। जल्दी से बताओ
आंसर यहां पर करते हैं कनेक्ट। आंसर मेरे प्यारे बच्चों का आ गया है, जिसमें से सबसे पहले ध्रुवकांत द्विवेदी, अंजलि शर्मा, बुलबुल चौधरी। चलिए आंसर बताएंगे सभी प्यारे बच्चे। बिल्कुल बी बेस्ट है, बी को लॉक कर देते हैं। मैम देखो हमें पता चल गया कि गवर्नमेंट अरे भैया कहाँ जा रहे हो? ठीक है, जल्दी से बताएंगे फटाफट से। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, ऑब्वियसली मैम गवर्नमेंट सरकारी जॉब है, हर तारीख 12 बजे, 1 तारीख को 12 बजे सैलरी आ जाएगी। तो वो क्या है यहाँ पर हम लोगों का ए हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, रोड साइड पर सब्जी बेच रहा है भैया, पानी भर गया, पुलिस वाले ने घर भेज दिया, क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा? मैम वो अपना खुद का रोजमर्रा जिंदगी जीने का अपना क्या है, अपना रोजगार चला रहा है, उसको घर जल्दी वापस जाना होगा तो वो घर जल्दी वापस भी जा सकता है। फिर आ जाता है गवर्नमेंट फैक्ट्री ओनर है, गवर्नमेंट कह रहे कपड़ा फैक्ट्री का मालिक है, तो कहाँ आएगा? कपड़ा फैक्ट्री का मालिक है, अपना खुद का सब कुछ कर रहा है, तो वो एक एम्प्लॉयर है, वो अपने नीचे बहुत सारे लोगों से काम करवाएगा। ठीक है, बचता है यहाँ पर क्या? एग्रीकल्चर लेबर। मैम जो है कैजुअली इनको काम मिलता है, ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए गेहूं की फसल बोई गई है तो किसी भी लेबर को रखा जाएगा कि नहीं गेहूं की फसल रखी, इसको देखते रहो कल की बड़ी हो सकती है, नहीं। यहाँ पर समय लगता है, और वो जो समय होता है उस टाइम इनके पास कोई काम नहीं होता है। ओके, हाँ जी बेटा, धीरे धीरे आप चिंता परेशानी मत करो, अब हम आ गए हैं तुम्हारी जिंदगी में और अब तुमको कोई टेंशन नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत परेशानी किसी भी बच्चे को? चलो पहले बताओ जल्दी से, जितने बच्चे देख रहे हैं पहले वीडियो को लाइक कर देना, सो दैट वी आल्सो गेट द मोटिवेशन टू टीच यू फर्दर, है ना? चलो कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई भी समझ में नहीं आ रही है चीजें? इतनी बातें तो आप खुद ही समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये पूरा क्लास 7th का एनसीईआरटी का ही पूरा भंडार चिपका दिया है। एक दिन एक साल पूरा 8 चिपका दिया, अगले महीने में पूरा 7th चिपका दिया। तो ये दोनों में एनसीईआरटी डाउनलोड करो और पढ़ो। ठीक है, ये जो दोनों चीजें हैं यहाँ पर, इनको डाउनलोड करके पीडीएफ में पढ़ो और यही आपको पेपर क्लियर करवाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, नो परेशानी, नो दिक्कत। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल करने से पहले हमें क्या देखना होगा? अपना पूरा कंसेप्ट देखना होगा, क्या कहना चाहता है। चलिए करिए फटाफट से, जहां जहां पर जो एविडेंस है वो पेश है, बाकी आपको पता ही सारी बातें। करो भाई फटाफट से सवाल। हाँ जी, वेरी गुड अनिल कुमार। एनसीईआरटी 7th क्लास की और एनसीईआरटी की सिविक्स 8th क्लास की, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लगभग 150 पेज की और एक उससे थोड़ी कम पेज के, बट दोनों ही बहुत बहुत बहुत। ठीक है ध्रुव बेटा, चलिए, है ना? हर बार जो है नहीं कह सकते कौन से क्वेश्चन आएंगे, गेस नहीं कर सकते ऐसे, पर बहुत बार कुछ पैटर्न नहीं है इनका। बहुत बार तो ये 1 वर्ड ही देते चले जाएंगे, खत्म ही नहीं होते इनके 1 वर्ड, कभी ये स्टेटमेंट ही खत्म नहीं हो रही, इतना मोटा पेपर बना देते हैं। ठीक है, हाँ जी बेटा, पेपर 2 के लिए डेफिनेटली ऑब्वियसली। चलिए, है ना, आपको बड़े क्लासेस का टीचर बनना, जब आप सरकारी टीचर बन जाओगे तो आपको क्लास 10th भी पढ़ानी पड़ सकती है, तो अपने आप को उतना मजबूत तो बना लेना। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन को। पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। 2022 जनवरी, डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज। ठीक है, ये तो इतना तो पता चल गया कि डेमोक्रेसी से कुछ बेहतर नहीं होता है, बताते हैं क्यों। लोकतंत्र सरकार के अन्य स्वरूपों से बेहतर स्वरूप है क्योंकि वो लोगों के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, यह प्रतिनिधिक सरकार है, मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है, यह प्रत्यक्ष रूप से लोगों की सारी जरूरतों को पूरा करती है। यानी कि घर आके हमें पैसा दे देती कि चलो अपनी रोड बना लेना, है ना? तो जितने बच्चे डी कह रहे हैं पहले तो बिल्कुल गलत है, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। सरकार आपको डायरेक्टली यहाँ पर आपकी सारी जो है सारी चीजें नहीं फुलफिल कर, डायरेक्टली मतलब कि आप मेरे सामने बैठे हो और आप बोलो कि मेरे घर के सामने की सड़क टूटी हो, मुझे जो है 3-4 करोड़ की जरूरत है, और आप उसमें सारा पैसा खा जाओ, नहीं, ऐसे नहीं होता है। अब बताओ जल्दी से, आंसर चेंज करेंगे। डी इज नॉट द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी नहीं है सही। अब बताओ आंसर क्या होगा? अब आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको करते हैं बहुत सुंदर तरीके से, पूरा का पूरा कंसेप्ट को समझते हैं। एक अब्राहम लिंकन जी की बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है जो आपके पेपर में ऑलरेडी आई हुई है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, हमेशा लोगों के लिए, सदैव। ये स्टेटमेंट कही है अब्राहम लिंकन जी ने। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बाकी सब सरकारों से बेहतर से भी बेहतरीन है, आखिरकार ऐसा क्यों? पहले तो आप ये समझ लो कि सरकारें किस किस प्रकार की हो सकती है। या तो सरकार
प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो सकती है जहां पर राष्ट्रपति जी हैं, सरकार डिक्टेटरशिप की भी हो सकती है जहां पर कोई एक बहुत बड़े डिक्टेटर है, तानाशाही भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें जब आप यहाँ पर देखते हो तो आपको ये समझ में आता है वो लोकतंत्र जिसमें लोग घर से निकलकर वोट देते हैं, और अगर उनके नेता ने, उनके राजनेता ने उनकी समझी हुई चीज, उनका कहा हुआ कार्य नहीं किया तो वो उत्तरदायी डेफिनेटली होंगे। वो कहां कौन सा पैसा खर्च कर रहे हैं, वरना उनको जेल भी हो सकती है। तो डेफिनेटली डेमोक्रेसी में कौन सा कानून कैसे पास हुआ, क्यों पास हुआ, कितना पैसा कहां खर्च हुआ, हर चीज का जवाब देना पड़ता है। बट हम तो ये सोचते हैं कि मैं बड़ी धांधली है हर चीज में, वो छुपे हुए जो है छुपे हुए रुस्तम लोग हैं भाई लोकतंत्र में, बहुत ज्यादा सिस्टम को हैंग कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना होगा ये करेक्ट स्टेटमेंट है। डेमोक्रेसी में वो लोगों को अकाउंटेबल है। क्यों अकाउंटेबल है ये पता चला कि नहीं चला? ये इसलिए अकाउंटेबल है मंजू बेटा क्योंकि आपने ही उनको चुन के भेजा है। याद रखना, तुम ज्यादा पावरफुल हो। फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल। हाँ, हालांकि एमएलए और एमपी के पास बहुत पावर होती है क्योंकि वो लाखों करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो फॉर्च्यूनर और रेंज रोवर जैसी गाड़ियों में चल रहा है, पर चुना तो हमने ही है ना, भेजा तो हमने ही उनको यहाँ पर। उसके बाद आता है वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो आपको वहां पर क्या कर रहे हैं, आपके प्रतिनिधित्व है। इसका क्या मतलब है समझते हैं। भारत में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का ये मतलब है, जल्दी से मुझे बताएंगे, जो हमारी लोकसभा है उसमें कितने मेंबर है टोटल? लोगों की सभा, लोकसभा में कितने मेंबर्स की सीट है? जो पूरे भारत की सरकार के इलेक्शन को कहा जाता है, जिसको हम राष्ट्रीय सरकार भी कहते हैं। इसमें कितनी सीट गिवन होती हैं? पूरे भारत से 543, 545 होती थी। अभी 2 एंग्लो इंडियंस का पूरा खत्म कर दिया खेला, अभी बची हैं 543। ये 543 कहां से आए हैं, ये कौन प्रजाति के लोग हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। पूरे भारत को अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव जो है, यानी कि क्या है, अलग अलग एरिया में डिवाइड किया है, क्षेत्र बनाए हैं। उन क्षेत्रों से निकल के आने वाले 543 जो लोग हैं, ये पूरे भारत से आते हैं, लोकसभा में बैठते हैं। इनमें से एक कैबिनेट मिनिस्ट्री बनती है और फिर जाके वो पूरे भारत को चलाते हैं। इतनी बात समझ लो। तो इसका मतलब ये है कि आपने इनको चुन के भेज दिया क्योंकि आपको टीचर बनना है ना, मुझे यहां पर आपको पढ़ाना है, किसी डॉक्टर को इलाज करना है, और हर चीज यहां पर आप नहीं कर सकते हो। आपको हर काम की, मुझे इलाज भी करना है, मुझे अपने लिए सड़क भी बनानी है, मुझे अपना चालान भी काटना है, नहीं। हमने यहाँ पर इनके ऊपर सारी जिम्मेदारी छोड़ दी कि आप संभालो, हमें अपने रोजमर्रा के काम भी तो करना है। तो इसीलिए बेटा इनको क्या कहते हैं, जैसे क्लास का मॉनिटर होता है, ऐसे ये देश को चला रहे हैं, देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये बात आपको समझनी होगी। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि मैम ये इनडायरेक्टली लोगों की नीड्स को फुलफिल करता है। मैम बिजली नहीं आ रही है, लगता है विभाग से बात करनी पड़ेगी, जरा फोन लगाइए और हमारे को बोलिए कि 10-15 करोड़ ट्रांसफर कर दे, बिजली का खंबा एक लगवा देंगे। नहीं, हमारे को कुछ नहीं मिलेगा, हमें बस सुख सुविधा मिल सकती है और नहीं भी मिल सकती। सो यहां पर डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्ट शब्द का इस्तेमाल होगा। ठीक है, गॉट इट। तो यहां पर बेटा क्या है, सी ऑप्शन गलत है, खेला गया है। 2 शब्द हटाए हैं सिर्फ और सिर्फ, वो है आई और एन। इसके आगे अगर इनडायरेक्ट लगा होता, आपको सड़क बड़ी मिली, बहुत बढ़िया, आपको बहुत अच्छी बिजली मिल रही है, ठीक है, तो यहां पर ये चीजें हैं, तो हमारा ऑप्शन ए और बी ही मात्र सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगला सवाल करेंगे उसके बाद। चलो जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी बच्चे को? हाँ जी बेटा, डेली क्लास आने वाली है पक्का मंजूद है बेटा। मैंने आपको कमेंट सबसे पहले ले लिया, पढ़ लिया, और आप वीडियो में जो भी बोलते हो मैं वो हर एक कमेंट को सीरियसली कंसीडर करते हैं। जल्दी जस्ट रुको, तो से सांस तो लेने दो। अच्छा ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं आपके सामने। देवी और सचनो, आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ऐसे दिल दहलाने देने वाला सवाल लग रहा है ना, ऐसे लगता है कि ये ऑर्गन है, ये क्या क्या पावर का बंटवारा, नहीं, शांत एकदम जो है, शांत, धीरे धीरे। शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत का क्या मतलब है?
सरकार के अंग को दूसरे अंग के काम का उत्तरदायित्व भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। सरकार के एक भाग अंग को दूसरे अंग के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। One organ of the government should not undertake the function of the others. दूसरा कहता है one organ of the government should not interfere with the function of another organ. कौन सी ऑर्गन है ये लिवर किडनी की बात हो रही है? नहीं, हम साइंस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम अभी भी एसएसटी ही पढ़ रहे हैं। लेकिन बेटा याद रखना, आप लोगों ने नाजिज्म वाला चैप्टर पढ़ा है? किसी बच्चे ने क्लास 9 का हिटलर वाला जो पूरा जो चैप्टर है किसी बच्चे ने पढ़ा है? हिटलर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली, लोगों को मार गिराया, लोगों को यहां पर कुछ बोलने नहीं दिया, लोगों की करोड़ों लोगों की ब्रेन वॉश करके हत्या कर दी। ऐसा कभी जिंदगी में दोबारा ना हो, तो यहां पर पावर को सेपरेट करके चला जाता है ना। जो तानाशाही यहाँ पर हिटलर ने लगाई थी, ना तो उसके यहाँ पर कोई जुडिशरी थी, ना कोई कार्यपालिका थी, और ना ही कोई विधानमंडल था। तो याद रखना कि यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि भारत के संविधान में या किसी भी लोकतंत्र के संविधान में एक पावर एक इंसान के हाथ में हो ही नहीं सकती। एक ही कानून बना रहा है, एक ही कानून को फॉलो करवा रहा है, सजा भी वही सुना रहा है, तो वो तो कुछ भी कर सकता है। कल को बोल देगा ना ना ना, जिनका नाम टी से शुरू होता है वो कल से घर से बाहर नहीं निकलेंगे, वरना उनको हम ही सजा सुनाएंगे। ऐसा हो सकता है? नहीं। तो बेसिकली बेटा ये जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारे पास 3 ऑर्गन्स है जो अभी हमने पढ़े थे। कौन से ऑर्गन्स पढ़े थे जल्दी से बताओ? यही तो ऑर्गन्स है जो अभी पढ़े थे, वही जो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 3 ऑर्गन्स पढ़े थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर बोले तो विधानमंडल, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, कार्य करने वाली पालिका, और अगर कोई कार्य को नहीं करेगा तो उसको सजा सुनाने के लिए, ताकि एक इंसान के हाथ में हर एक शक्ति ना रहे, वरना वो शक्तियों का फायदा उठाएगा। अब मान लीजिए भाई हम यहाँ पर हैं, हमें तुमको मैथ्स पढ़ा दे, हमें तुमको यहाँ पर सीडीपी पढ़ा दे, तुम जो है कमेंट सेक्शन में बौखला जाओगे, अरे भैया ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो इसी प्रकार से बेटा यहाँ पर मैं क्या हो जाऊंगी, बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी, और मैं आपसे जो चाहूँ फिर आप वो कर दोगे कि नहीं आज क्लास नहीं होगी, आज तुम नाच के दिखाओ, है ना। तो इस प्रकार की चीजें करवाई जाती थी लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो अब बताओ आपको क्या सही लग रहा है? एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन का काम कर सकता है, एक ऑर्गन दूसरे में काम कर, दूसरे से, अरे तुमने ऐसे कैसे कर दिया, हम तुम्हारे में इंटरफेयर करेंगे। बताओ अब जल्दी से आंसर क्या लग रहा है, बताओ। शुड नॉट अंडरटेक द फंक्शन ऑफ अदर्स, हमें दूसरों का काम ले लेना चाहिए? नहीं, पार्लियामेंट बोला, आज लोकसभा बोल रही कि वो सजा सुनाएगी, आज कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वो बैठेंगे, है ना, क्योंकि मामला थोड़ा सीरियस हो गया, हम जा रहे हैं केस लड़ने। नहीं, उसके लिए हमने जुडिशरी को रखा हुआ है, जो जुडिशरी का काम है वो जुडिशरी करेंगे, ठीक है। चलो आंसर बताओ बेटा जल्दी से, फटाफट से आंसर बताएंगे सभी प्यारे बच्चे, ठीक है। ठीक है, चलो बताओ। ट्रू पूछा है बेटा, सही नहीं, गलत नहीं पूछा, सही बताओ। कथन सही, करेक्ट ऑप्शन, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है। हम एक दूसरे का काम नहीं ले सकते, जो काम मेरा है मैं वही काम करूंगी। ऐसे नहीं कि कल को जाके मैं यहाँ पर आपको जो है मैथ्स पढ़ाने लग जाऊं और 1 2 का 4, नहीं, हम यहाँ पर एसएसटी को एसएसटी में ही रखेंगे और दूसरे के काम में इंटरफेयर भी नहीं करेंगे, ठीक है। वो हमारी ड्यूटी है। कल को मान लो तुम टीचर लग जाते हो और जो है संस्कृत वाली टीचर के, अरे तुम गलत पढ़ा रहे हो, हमको अबे उसको सेलेक्ट किया गया है, तुम कौन होते हो बताने वाले, ठीक है। और कल को वो तुम्हारी क्लास में संस्कृत आगे बढ़ाए, ये तो गड़बड़ हो गई, समझ रहे। तो ये तरीका है हमारा कि ऑर्गन्स को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसी को ही सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। याद रखना, इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब जो बराबर है, एकदम सेम लेवल पर। एक वर्टिकल भी होता है, वर्टिकल मतलब सबसे ऊपर, जैसे राष्ट्र सरकार होती है, फिर राज्य सरकार होती है, और फिर एक गांव शहरों की जो सरकार होती है, पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, चलिए, तो ये पूरा प्रकार है। तो हमारा बेटा सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों ही कथन एकदम करेक्ट, 100 का 100%, एकदम जो है मजा ही आ गया। चलिए, यहाँ पर वैसे ऑप्शन में दिया हुआ, मतलब प्रूफ डाला हुआ है आप लोगों के यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है पूरा जो है सारी चीजें गिवन है। ये सेपरेशन ऑफ पावर का टॉपिक है, क्लास 8 का पूरा दिया हुआ है यहाँ पर ये पूरा, ठीक है। तो आप पूरी जो है यहाँ पर पढ़ लेना, चैप्टर 1 है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए भाई, अगला सवाल करते हैं, मजेदार तरीके से करो भाई फटाफट से। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, देवी और सजनों, ये रहा, ठीक है। चलो करो, प्रधान मैम, चलो ठीक है। निकट बेटा, ओके। हाँ, वर्टिकल कहते हैं, वर्टिकल मतलब जो ऐसे होती है ना, एक हॉरिजॉन्टल होती है, लेटी हुई। चलो बताओ, बहुत बढ़िया।
पढ़ लेना, आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, वक्त है, समय है। और मैंने कल बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स पढ़े एंड उन्होंने बोला कि मेरा 3 बार से एसएसटी नहीं हो रहा है, मेरा 4 बार से एसएसटी नहीं हो रहा है। यू नीड टू चेंज योर स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। जो भी अभी तक किया है वो अगर सक्सेस नहीं दिला रहा है, दैट मीन्स दैट यू आर डूइंग इट इन अ रॉन्ग वे। नाउ यू हैव टू चेंज योर जो है आंसर, है ना। चलिए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। क्या कह रहा है, भारत संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है, जो कि 2022 का ही सवाल है, जो सभी अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने पर पूरी छूट देता है, धर्म को मान्यता नहीं प्रदान करता है, और कोई जो है मान्यता नहीं देंगे, केवल एक धर्म का पालन करता है। कौन सा कथन सही है, बताओ जल्दी से। इंग्लिश में पढ़े या समझदार हो? मैम ए इज स्ट्रांगली करेक्ट, कोई हिला नहीं सकता उसको जवाब को। ठीक है, चलिए भाई आंसर कीजिए। सेकुलरिज्म आपको पता है, भारत एक जो है सेकुलर देश है। सेकुलर देश का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से बताओ फटाफट से। ए लग रहा है सभी प्यारे बच्चों को, बी क्यों नहीं लग रहा है और सी क्यों नहीं लग रहा है? एक्चुअली बेटा यहाँ पर भारत धर्म को मान्यता प्रदान नहीं करता है। ठीक है, यहां पर हमसे मात्र ये पूछा गया है कि सेकुलर का मीनिंग क्या है। ठीक है, ठीक है ध्रुव बेटा थोड़ा रुक जाते हैं, और यही उम्मीद है हमारी कि ये लोग थोड़ा तो कभी तो पिघलेंगे हमारे भावनाओं को लेके, इनका कभी तो दिल खोलेगा, इनको दिल में थोड़ी नरमाहट आएगी और ये बच्चों के बारे में थोड़ा बहुत सोचेंगे, तो इसके बारे में कभी इमोशनल होकर बात करेंगे। अभी एक सवाल पे ध्यान दे लेते हैं, अभी अपनी तैयारी तो पूरी कर ले। चलो, तो यहाँ पर याद रखना कि ये सेकुलरिज्म जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है। ये जो सेकुलरिज्म शब्द है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा धर्म है वो किसी राज्य का धर्म नहीं होगा। यानी कि एज अ भारत हम कभी भी नहीं देखते हैं कि भारत में किसी एक पर्टिकुलर धर्म को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू नो कि पाकिस्तान का धर्म है इस्लाम, आपको पता होगा श्रीलंका का नेशनल धर्म है बुद्धिज्म, तो वहां पर ही धर्मों को उनके कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पन्ने पर ही यहाँ पर जो है लिखा जाता है। लेकिन भारत में इतने डाइवर्स भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, एक किसी को दे देंगे तो दूसरा तबका नाराज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैम सभी धर्मों को विश्वास और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट होती है। आपको कोई सा भी धर्म अपनाना है, आपको धर्म परिवर्तन करना है, आप डेफिनेटली यहाँ पर वो कर सकते हो। और वो धर्म को बिल्कुल ही ना माने, बहुत एक्सट्रीम में चली गई और बोले कि एक ही धर्म को मानो, वो तो भारत में नहीं होता है। हमको कभी बोला है कि हाँ धर्म वर्म कुछ नहीं होता? नहीं, हमारे यहाँ पर बोला जाता है आप पूजा करनी पूजा कीजिए, आपको यहाँ पर कोई ग्रंथ पढ़ना है आप ग्रंथ पढ़िए, आपको चर्च जाना है आप चर्च जाइए, आपको दरगाह जाना है आप दरगाह जाइए, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। तो भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है जहां पर धर्म को लेकर कोई भी भेदभाव आपके साथ नहीं किया जा सकता एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका प्रूफ डाला है, और प्रूफ कहाँ है आइए देवी और सचनो देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से यहाँ पर ध्यान देंगे, ये हमारा चैप्टर क्लास 8 का चैप्टर है इंडियन सेकुलरिज्म, जहां पर पूरी डेफिनेशन दी हुई है बेटा कि सेकुलरिज्म का मीनिंग क्या है। यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 3 पॉइंट आप देख लेना। आपका चैप्टर नंबर जो है 2 है, ये यहाँ पर आपको दिया है, क्लास जो है 8 का चैप्टर है। ठीक है, पूरा पूरा एनसीईआरटी से पूरा प्रॉपर पेपर आया है, ये पूरा का पूरा ऐसे ही आता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आप लोगों को जो है याद रखना। अभी बता रहे नीरज बेटा, जस्ट वेट। ठीक है, तो ये क्या है, चैप्टर नंबर 2। एक बच्चा पूछ रहा है रिलीजियस टॉलरेंस क्या होता है। रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब है कि तुम्हारे सामने अगर कोई नमाज पढ़ रहा है, तुम्हारे सामने अगर कोई गीता या फिर कोई भी जो है ऐसी धार्मिक किताब पढ़ रहा है, तो आपको उसके प्रति एक व्यवहार ऐसा रखना होगा कि जहां पर आप उसकी रिस्पेक्ट कर पाओ। बट ये जो रिलीजियस टॉलरेंस है खत्म होते जा रहे लोगों के, लोग धर्म को लेके लड़ाई करते हैं, लोग धर्म को लेके विद्रोह कर रहे हैं। तो ये जो रिलीजियस टॉलरेंस होती है कि भाई हम अलग हैं तो उसको अपनाएं, ना कि दूसरे को नीचा या किसी को ऊपर दिखाने की बात करें। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा एक अलग सवाल। अगला सवाल करते हैं, देवी और सचनो तुम्हारे जो है यहाँ पर आ रहा है। अब ये सवाल भी तुम कर लोगे क्योंकि हम लोगों ने ये पूरा कर लिया है बहुत अच्छे से, अब आप इसको कर लोगे। ठीक है, ठीक है, देखो अब ना मेरे पास बहुत सारे डाउट आते रहते हैं कि मैम हमें सीटेट क्लियर करना है। अब मेरे को आपसे ये पूछना है, हम ना 1 मिनट के लिए पॉज करते हैं क्लास को। ठीक है, हम यहाँ पर क्लास को 1 मिनट पॉज करते हैं और अब तुमसे ये पूछते हैं व्हाट इज योर इंटेंशन बिहाइंड क्लियरिंग सीटेट। आपको सीटेट के बाद करना क्या है ना, पहले ये बताओ। हाँ जी बेटा, कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगी एवरी डे,
ठीक है, अभी जो है आने वाले समय में रोज डेली क्लासेस। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा। एवरीवन इज सेइंग मैम हमें केवीएस ज्वाइन करना है, हमें टीचिंग गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करनी है, हमें टीचिंग इन जनरल। ठीक है, ये आप सभी की इंटेंशन है। तो क्या सिर्फ सीटेट पे फोकस करके आप एग्जाम भी क्लियर कर लोगे? द आंसर इज नो। तो हम पहले ही उस तरीके से पढ़ते हैं कि हमारी तैयारी तो टीचर बनने की है, सीटेट तो बस एक रास्ते का हमारा मिलेगा और वो हम कर ही लेंगे। तो बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर दिस वन थिंग कि हम क्यों पढ़े सिर्फ सीटेट के लिए। सीटेट तो जब निकल ही सकता है, जब हमारी तैयारी टीचर बनने के लिए हो रही है, वो एक सर्टिफिकेट है और तुम्हारी तैयारी है उस सर्टिफिकेट की, तो तुम निकाल ही लोगे। समझ रहे हो बात को? सो नेवर से कि मैम कौन से चैप्टर पढ़े सीटेट निकालने के लिए, कौन से चैप्टर नहीं पढ़े। क्यों भाई? समय की कमी है, कुछ कमी है, कोई दिक्कत परेशानी है कि वही चैप्टर करोगे आगे जाके बस वो रखना है अपनी जेब में सर्टिफिकेट? नहीं ना। तो बेसिकली अभी से ही अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो। 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th के एनसीईआरटी रटो। व्हाट इज सो डिफिकल्ट इन दैट? है ना? तो स्टेप 1 2 3 4 ऐसे चलो। जिस दिन तुम बीच में पहुंच जाओगे सीटेट कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए। तो यहां पर ये चीज होती है। अब सवाल का जवाब देंगे सभी प्यारे बच्चे जल्दी से। ठीक है, ठीक है। अभी ऐप पर क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं, बट ऑब्वियसली अभी प्लानिंग चल रही सारी चीजों की, सब चीज हो जाएंगी। ठीक है, जो भी चीज होंगी उस मेरे से पहले आपको पता चल जाएंगी, इतनी बात तो बिल्कुल तय है। ठीक है, हाँ तो वही ना, रखना थोड़ी जेब में सीटेट का सर्टिफिकेट। एक छोटा सा पड़ाव है पार करना है, तो लेट्स नॉट प्रिपेयर फॉर छोटा पड़ाव, लेट्स प्रिपेयर फॉर बड़ा पड़ाव ना। बड़ी चीजों के बारे में तो छोटे मोटे तो क्लियर हो जाएंगे, है ना? नो रट्टाफिकेशन, ओनली लर्निंग। सीखना है, हर रोज सीखना है, हर रोज नई 10 बातें। ठीक है, चलिए फटाफट से बताएंगे, फटाफट से। मैंने HTET का बेटा पेपर नहीं देखा है, ठीक है, तो आई होप कि SST तो सबकी सेम सी ही होती है, तो आप सोच सकते हो इस तरीके से। अब बताओ आंसर क्या होगा। पूछ रहा है कि आप एक सोशल साइंस टीचर हो, अब हो ही तुम तैयारी करो तो बन ही जाओगे एक ना एक दिन। अ सोशल साइंस टीचर वांट्स टू डिस्कस ऑन द थीम मिनिमम वेजेस। ठीक है, which of the following concept sub concepts are most likely to find in her discussion? कुछ नहीं करना, तुम खुद सोचो। एक नेहा जो है हमारी क्लास में, दिव्या है, दोनों लोग मिलकर एक फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस खोलना चाहते हैं। तो क्या अपना प्रॉफिट हमेशा सोचेंगे? मैम हो सकता है बहुत अच्छे दिल के लोगों वो उतना प्रॉफिट ना सोचे, लेकिन आमतौर पर सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट लोग सोचते हैं, अपना मुनाफा कमाना सोचते हैं। वो कभी भी प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स यानी कि मजदूरों के हितों की रक्षा करने का कोई मतलब नहीं। मजदूर जल जाए, मर जाए, रात को आए ना आए, कुछ भी हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कभी भी बेटा यहाँ पर क्या है, क्या वो प्रोटेक्शन करेंगे? प्रोटेक्शन ऑफ प्रोड्यूसर्स इंटरेस्ट, जो भी उनका उत्पादकों के हितों की रक्षा करेंगे, या फिर जो उत्पादन कर रहा है, या फिर कंज्यूमर उपभोक्ता के हितों की रक्षा करेंगे? बताओ जल्दी से, फटाफट से। आंसर ABC, ए होगा, ए बी होगा, AC होगा, सारे ही सही हैं। बताओ जल्दी से बेटा। आपको एज अ टीचर सोचना है, अच्छा सोचना है, बुरा नहीं सोचना, अच्छा सोचना है। ठीक है, जल्दी से बताओ आंसर। अच्छा सोचो, बुरा नहीं। आप अच्छे एक टीचर बन गए हो और आपको बच्चों को बताना है कि भाई देखो मिनिमम वेजेस के बारे में बात हो रही है। मिनिमम वेजेस मतलब इतना पैसा तो दे ही दो। ठीक है, तो यहाँ पर सभी बच्चे यहाँ पर सही आंसर नहीं दे पा रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण ये है कि उनको क्वेश्चन पढ़ने में प्रॉब्लम है। सोशल साइंस टीचर हो, अच्छा सिखाना है, बुरा नहीं सिखाना। डी इज नॉट द राइट आंसर, डी सही आंसर नहीं है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे, फटाफट से, फटाफट से बताएंगे बेटा, डी इज नॉट द राइट आंसर। ठीक है, सिर्फ मजदूरों की बात हो रही है और मजदूरी के बारे में सीखना है। और यहाँ पर दीपांकर शाह जो है उनका सही आंसर आ गया है, सुब्रता रॉय का सही आंसर आ गया है, सतीश नेहरू दास का सही आंसर आ गया है। बदल दिए हैं आंसर सभी प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया। आप यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो कि मैम हमें यहाँ पर प्रोड्यूसर का इंटरेस्ट नहीं सोचना है, हमें नहीं सोच। अरे भैया क्या हो गया, लगता है सवाल देख के बोर्ड भी हैंग हो गया, इतना भारी भरकम सवाल। भाई तुम खुद सोचो, एक टीचर को क्या मतलब प्रोड्यूसर के बारे में सोचना? जो उत्पाद कर रहा है वो क्यों सोचे कि उसके बारे में उसको कोई मतलब नहीं? वो कंज्यूमर तक क्या पहुंच रहा है उसके बारे में नहीं। सवाल में ही मिनिमम वेज यानी कि जो बेचारे मजदूर लोग हैं जिनको कि कम से कम पैसा मिल रहा है, उनके बारे में उन्हें क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स ओनली ऑप्शन है। हमें सिर्फ मजदूरों के हितों की रक्षा करनी है एज अ टीचर। मजदूर हम जब टीचर अच्छा सोचेंगे जब भी तो सारे लोग सही कर पाएंगे ना।
तो ये हमारा सवाल का सही जवाब है। ठीक है, हमें बाकी से किसी लेना देना नहीं है, ये पूरा आपका दिया हुआ है। मिनिमम वेजेस का हमारा पूरा चैप्टर है बेटा, ये सब कुछ दिया हुआ है, टोटल एनसीईआरटी से पूरी कहानी आप लोगों को सिखाई गई है इसमें। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप लोगों से अगला सवाल करते हैं, जल्दी से बताओ फटाफट से। अगला सवाल यहाँ पर आपके लिए ये रहा। ठीक है, जल्दी से बताओ फटाफट से। वन वर्ड है, बहुत सिंपल है, आसान है। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो 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 अंदर से बताएंगे। कहीं मैं हीरो ना बन जाऊं, थोड़े पाप भी कर लेता हूँ। कमेंट सेक्शन पढ़ के तो हमारी बहुत बार हंसी भी आ जाती है। एक्सक्यूज मी। डी ऑप्शन लग रहा है सभी बच्चों को। हमारे संविधान में किस प्रकार की काइंड ऑफ इक्वालिटी इज मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? मेंशन्ड है ना। चलिए बात करते हैं। क्या हमारे पास हमारे संविधान में वेतन की समानता है? सबका बराबर नहीं। तुमको 2 लाख मिल रहे हैं तो तुमको भी 2 लाख, तुमको 20 रुपए तुमको भी 20 रुपए नहीं। अपनी पोस्ट के पीजीटी टीचर की ज्यादा सैलरी, प्रोफेसर की उससे भी ज्यादा सैलरी, टीजीटी की कम, पीआरटी की उससे भी कम, तो हायरार्की है, नहीं हो सकता। सबकी समान वेतन नहीं होता है। क्या सबके पास संपत्ति का समानता है? नहीं। जितना बड़ा घर है उतना ही मेरे पड़ोसी के पास है, नहीं। हमारा घर बड़ा है, हम तो उनसे बड़ा घर रखे हैं अपने पास, ये भी नहीं हो सकता। रोजगार की समानता या फिर प्रतिष्ठा की समानता, जो कि हमें नहीं दिए। रोजगार की समानता से हम क्या समझते हैं वो तो समझ लें पहले, कि अगर यहां पर क्या है, अगर यहां पर 10 लोगों ने फॉर्म भरा तो जो टॉप 3 में आएंगे वही सिलेक्ट होंगे। रोजगार की तो समानता है। ऐसा नहीं है कि अच्छा तुम नहीं भर सकते हो, तुम ये रोजगार के लिए नहीं बने हो, तुम तो पुरुषुकता से बने हो। यहां पर आपको याद रखना होगा, ये भी यहां पर नहीं गिवन है। ठीक है, मतलब जो है यहां पर गिवन है ना। जो है गिवन है हमारे संविधान में, वो है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। यहां पर प्रतिष्ठा की समानता है। आपकी प्रतिष्ठा सबसे ऊपर रहेगी। आपका क्या, आपका पूरा का पूरा जो भी आपकी इज्जत है, जो भी आपकी प्रायोरिटी है, आपको किसी ने गाली गलोच दी, आपको यहाँ पर किसी ने कुछ भरा बुला बोला, नहीं। आपको किसी ने बोला कि नहीं तू तो डॉक्टर का बेटा है, तुझे तो अब इंजीनियर बनना पड़ेगा, नहीं तू तो टीचर का बेटा है, अब तुझे किसान बनना पड़ेगा। वी कैन नॉट टेल एनीबडी व्हाट टू डू। सब अपनी मर्जी से। किसी को धर्म परिवर्तन करना है, करो भाई, किसी को नहीं करना है, करो। तो वी कैन नॉट कंट्रोल कि हम यहाँ पर किस प्रकार की, पर क्या कंट्रोल कर सकते हैं वो है प्रतिष्ठा। और हर इंसान, जैसे कि रमन कौर, अंजलि शर्मा, सब लोग एक लेवल पर और बराबर हैं। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस दिया जाता है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रोजगार हर किसी को दिया जा रहा है, या फिर रोजगार की समानता है, सबको एक जैसा रोजगार मिलेगा, नहीं, सब आज डॉक्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके लिए प्रूफ लगा दिए हमने यहाँ पर तुम्हारे लिए। ये हमारे इक्वालिटी का चैप्टर है। चैप्टर नंबर जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑन इक्वालिटी, पूरा सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर फोटो भी लगाई हुई है, सब कुछ समझाया जाता है तुमको। कोई बच्चा हमें ये है जो आज की क्लास में हमें ये बता सके कि जो हमारा क्या है, ये कौन से चैप्टर का है। किसी बच्चे ने एनसीईआरटी अच्छे से करी है तो वो बता सकता है। ये क्लास 8 का चैप्टर है, लॉ एंड जस्टिस। ये आपको पता होना चाहिए। क्लास 8वें का, क्लास 8 का पूरा जो है लॉ एंड जस्टिस नाम का एक चैप्टर है, उसमें ये सारी कहानी दी हुई है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। चलिए अगला सवाल करिए फटाफट से, कहानी पढ़ाएंगे पूरी, फटाफट से बताओ, फटाफट से। In order to promote women employment, there are laws in India that make it mandatory for an organization having more than 30 women employees to ensure dash. भारत में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून है कि जिनके तहत यह अनिवार्य है, जिस संस्था में 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती हैं वहां डैश होना चाहिए। शिशु संसद मतलब क्रेचे जिसको बोलते हैं, क्रेच जिसको बोलते हैं, सैनिटरी पैड निकालने की मशीन होनी चाहिए, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन होनी चाहिए, महिला जो है यहाँ पर चेयरपर्सन जरूरी होनी चाहिए, या फिर यातायात का सुविधा होना चाहिए। सीधा का सीधा यहाँ पर जो है हमारे पूरे के पूरे चैप्टर में ये दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? हमारा चैप्टर है जो बेटा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, वो हमारा गिवन है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे कौन सा।
क्लास 7th का चैप्टर है, पूरी कहानी दी हुई है और ये कहानी बेटा यहाँ पर छोटू सी मेंशन्ड है। अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके पढ़ोगे तो आपको पूरी कहानी यहाँ पर दिखी हुई है, पूरा लिखा हुआ है। दैट नेचुरली हैज एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल। गवर्नमेंट हैज पास लॉ दैट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन, संगठनों के लिए ये अनिवार्य है दैट दे, अगर उनके यहाँ पर 30 महिलाओं से ज्यादा हैं तो उनको पालने जो होते हैं, ताकि वो अपने घर पर अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ के ना। थोड़ी सी क्वालिटी बेटा ऑब्वियसली खराब हो जाती है कि एनसीईआरटी से पहले स्क्रीनशॉट लो फिर इसमें लगाओ, तो आप अपनी एनसीईआरटी डाउनलोड करो, उसमें पढ़ो। बहुत महंगी नहीं आती है, 6, 7, 8 की तो लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे जब पीडीएफ मिल जाएगी तो जूम करके देख लेना। तो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है कि 30 महिला अगर होंगी तो यहाँ पर क्रेच यानी कि क्या है बेटा, जो पालने होते हैं एक तरीके से, यहाँ पर वो आपको दिए जाते हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्लास 7 का ये पूरा एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है। चलिए अगला सवाल करते हैं, यहाँ पर अगला सवाल फटाफट से करेंगे। ये पूरी कहानी दी हुई है, जल्दी से बताओ क्या यहाँ पर है गिवन। ठीक है, ये कहानी पूरी दी हुई है, जल्दी से करो, इसको करने की कोशिश करो। रोजा पार्क, ये पूरी एक जो महिला थी, इन्होंने अपनी सीट देने से मना कर दिया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस आंदोलन की शुरुआती बिंदु बना था? ये पूरा गिवन है, अभी बता रहे हैं कौन से चैप्टर में। क्या ये जेंडर अधिकार आंदोलन था, ये सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश की समानता का आंदोलन था, या फिर नागरिक अधिकार आंदोलन था, या फिर श्वेत महिला के लिए नया आंदोलन था, यानी कि व्हाइट वुमेन जस्टिस मूवमेंट? चलिए सभी प्यारे बच्चे जल्दी से बताएंगे फटाफट से। ये पूरी फोटो दी गई है, अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ये महिला बैठी हैं, ठीक है। तो ये महिलाएं जहां पर बैठी हैं और ये पूरा का पूरा बेटा इसको क्या कहा जाता है, इसको यहाँ पर पूरा का पूरा उससे लिखा गया है हाईलाइट करके। तो अगर आप यहाँ पर इसको जूम करके देखोगे तो रोजा पार्क जगह है, ठीक है। और यहाँ पर अफ्रीकन और अमेरिकन लोगों के बीच में बहुत सारा, आज भी अगर आप देखोगे ना, उनके बीच में बहुत झगड़े चलते रहते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा दिया हुआ है। तो ये जो पूरा था, ये जो पूरा इशू था, इसको क्या कहा जाता है? विमेन दिख रही है ना, यही वुमेन जो है यहाँ पर रोजा पार्क जानी थी। तो सिविल राइट मूवमेंट, द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 में इसमें जो भी लोगों के मतलब आपको बस में बैठने, देखो पूरी कहानी बताता है। एक्चुअली में हुआ ये था, पूरी कहानी सुनना। नेल्सन मंडेला जी का नाम सभी ने सुना होगा। यहाँ पर अंग्रेज पहुंचे, कहां पर? अफ्रीका में। अंग्रेज तो हमारे यहाँ भी पहुंचे, उन्होंने हमारे साथ भी बहुत जो है बदसलूकी की, बहुत सारी चीजें की। तो ऐसे में ये जो अंग्रेज थे ये अफ्रीका में भी पहुंचे और अफ्रीका के लोगों को उन्होंने इतना ज्यादा दबा दिया, इतना ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया कि वहां के लोग अपने आप को निचला तबके का समझने लगे उनके रंग के आधार पर। और जब कुछ लोगों ने यहाँ पर अमेरिका जाके रहना शुरू किया, क्योंकि आज भी बेटा अमेरिका में जो डॉलर है अमेरिका का, वो अफ्रीका में आज भी इतना पावरफुल है कि उनकी वहां की करेंसी उठ ही नहीं पा रही है। आज भी वहां पर डॉलर चलता है, इतना ज्यादा दबा दिया अफ्रीका को अमेरिका ने, ठीक है। तो जब ये लोग यहाँ पर निकलते थे सड़कों पर, ना तो इनको बस में बैठा जाने दिया जाता था, ना इनको चर्च में जाने दिया जाता था, ना इनको पब्लिक प्लेसेस यूज, मतलब अगर ये टच भी कर देते थे तो उस पूरे चीज को दोबारा से पेंट करवाया जाता था। तो ये जो पूरा इंसिडेंट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसके खिलाफ ऑब्वियसली, जिसको अपार्थाइड सिस्टम कहते हैं, काले और गोरे का जो पूरा भेद होता है, ये हमारा ना तो कोई लिंग के आधार पर था, ना ही पब्लिक प्लेसेस, बल्कि एक सिविल राइट। सिविल इंसान कौन होता है बेटा? जो नागरिकों के लिए अधिकार नहीं था, उसके लिए पूरा यहाँ पर आंदोलन का बीज बोया गया था, ठीक है। चलिए हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा जो है अगला सवाल देखेंगे फटाफट से, जल्दी से बताओ फटाफट से। ये मीडिया चैप्टर 7 क्लास 7 का एक चैप्टर है, मीडिया से रिलेटेड, उसका सवाल है। आपसे पूछ रहा है मीडिया के संदर्भ में एजेंडा तैयार करने से क्या अभिप्राय है, यानी कि उसके पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट है। एजेंडा ऑफ द मीडिया विल बी कंसर्व्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बताएगी कि मीडिया को क्या करना चाहिए, जिसको 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं, है ना। चलिए, मीडिया की किसी एक राजनीतिक पार्टी के एजेंडे का प्रचार करना, मीडिया भाई एक ही पार्टी को बार बार दिखाएगी, या फिर एक स्वतंत्र मीडिया घटना जिसका कोई भी पूर्व निर्धारित एजेंडा ही नहीं, उसको क्या दिखाना नहीं, आज आ रहे हैं कल नहीं आ रहे, कल चैनल बंद कर दिया अपना आज तक वाला, आज न्यूज दे रहे हैं कल गायब हो गए। और या फिर मीडिया सारे मुद्दों को चिन्हित करे, उन्हें जनता तक पहुंचाए सच्चाई के साथ। एक मीडिया का एजेंडा क्या होना चाहिए? तुम्हारा एजेंडा क्या है? आप अपनी कमजोरियों को भांपे, उनके बारे में तैयारी करें और फिर आगे बढ़े उन सिलेक्शन लेके। तो आंसर क्या होगा बेटा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ताकि यहाँ पर क्या हो, बाकी क्यों नहीं होंगे, ये आप कर पा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर आप कर पा रहे हो क्योंकि ऑब्वियसली सरकार मीडिया को नहीं चला सकती, वो तो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। सरकार कौन होती है? कल को बीजेपी बोलोगी कि नहीं कांग्रेस वालों को जड़ से उखाड़ के फेंक दो, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कांग्रेस अपना कोई नया चैनल बना लेगी, नया मीडिया आ जाएगा,
तो यहाँ पर मीडिया कोई एक एजेंडा नहीं चला सकती, हर बार लोग अपना चैनल बंद कर देंगे। और एक स्वतंत्र मीडिया जिसने कुछ सोचा ही नहीं हो, उसने बदला ही नहीं उसको करना क्या है, नहीं उसको पता है कि उसको अपने इश्यूज को आइडेंटिफाई करना है और वो जनता तक पहुंचाने। क्लास 7 का बेटा यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल दिया है, क्लास 7 का चैप्टर है मीडिया करके, जो है यहाँ पर पूरा एक चैप्टर है जिसमें ये सेटिंग एजेंडा पूरा पेज नंबर 70 पर गिवन है। क्लास 7 क्लास 7 का पेज नंबर 70 बेटा ये देख लेना एक बार, आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी बोल रहे हैं फिर से बोलेंगे, यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू रीड पीडीएफ ऑफ क्लास 7 और 8 की पीडीएफ पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, तभी सारी चीजें यहाँ पर आसान होंगी, ठीक है। बाकी ऑब्वियसली हम यहाँ पर हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर, सारी कहानी आपको बताएंगे। पूरी कहानी एक तरीके से नॉवल से भी छोटी है अगर आपको नॉवल पढ़ने का शौक है। चलिए हम अब अपना आखिरी सवाल करते हैं सेशन का। यहाँ पर आखिरी सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जल्दी से यहाँ पर करेंगे, ठीक है। पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एज होमवर्क अगर आपको चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे। चलो जल्दी से करो फटाफट से, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवाने की फुल कोशिश करेंगे, अदरवाइज कैरेविल ऐप पर मिल जाएंगी, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ आंसर। 1994 में दक्षिण अफ्रीका के में व्यवस्था बदलने के किस तरीके की सरकार बनी? अभी मैंने आपको बताया कि मैम वो काले और गोरे का बहुत भेद करते थे, अगर उन्हें ब्लैक पीपल दिख भी जाते थे तो उनको रास्ते से हटा देते थे, उसकी पहले सफाई करवाते थे, उसको पेंट करवाते थे, उसको नया रंग करवाते थे। तो ये जो अफ्रीका में जो नेल्सन मंडेला जी जिसके लिए बहुत सालों तक जेल में भी रहे, एक दिन ऐसा आया कि वहां के लोगों ने प्रदर्शन करा, और वो कौन सा सिस्टम था? क्या वो अपार्थाइड सिस्टम था जो रंग भेद की सरकार है? क्या वो अल्पसंख्यक की सरकार का था, मुनार्की राज जो है राजतांत्रिक सरकार, या फिर बेटा लोकतांत्रिक सरकार? जल्दी से बताएंगे। जो सज्जक किस चीज को खत्म किया था, द चेंज एट द सिस्टम, किस चीज की सरकार बनाई गई ये पूछा है। खत्म करके रंग भेद की सरकार अंग्रेज चला रहे थे बहुत समय से, 94 में वो खत्म कर दी। ऑप्शन क्या होगा? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी होगा। 1994 में नेल्सन मंडेला जी जब आए जेल से वापस तो यहाँ पर बेटा ये कहानी को खत्म कर दिया गया और एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सरकार। तुम्हें पता है आज दुनिया का सबसे सुंदर संविधान है अफ्रीका का, आज के टाइम पर 2024 में जब हम ये क्लास पढ़ रहे हैं तो आज साउथ अफ्रीका का जो हमारा क्या है संविधान है, इतना ब्यूटीफुल है कि ना तो आप किसी का घर की जबरदस्ती तलाशी ले सकते हो, वारंट के बाद भी नहीं, आप किसी को कमेंट नहीं कर सकते अलग थलग, किसी का फोन चेक नहीं किया जा सकता, किसी की लोकेशन ट्रैक नहीं करी जा सकती। बहुत मॉडर्न संविधान है आज के टाइम पर बेटा साउथ अफ्रीका का, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये पूरा हमने एविडेंस डाला आपके लिए, पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, ओके, तुम्हारे लिए पढ़ रहे हैं। फाइनली दे सक्सीडेड एंड इन 1994 साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच ऑल all races was considered equal, ठीक है। आप जो भी पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो जूम करके देख लेना, यहां पर पूरा का पूरा 1994 और साउथ अफ्रीका में एक डेमोक्रेटिक सरकार बन जाती है, गिवन है, ठीक है। चलिए तो यहां पर बेटा हमारी क्लास हो जाती है समाप्त। अब बताओ, अच्छा अब मेरे को आपसे एक सवाल पूछना है। जब हमारा सेशन शुरू हुआ था तो मैंने तुमसे एक बात कही थी और वो ये कही थी, ठीक है, जल्दी से बताएंगे, और मैंने आपको ये बात कही थी कि ये स्टेटमेंट किसकी है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। जल्दी से बताओ, ठीक है, ठीक है, जल्दी से बताओ ये स्टेटमेंट किसकी है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। किसने कही ये स्टेटमेंट? अब्राहम लिंकन जी ने, ठीक है। वरुण मिश्रा बेटा बहुत बढ़िया, दीपांकर, कमल, शनि, सैनी, प्रीति, रिदिमा, बुलबुल, चलिए बहुत बढ़िया। इट इज बीन सेड बाय अब्राहम लिंकन, दिस माइट कम इन द एग्जाम एज वेल, ठीक है। चलिए अब बताएं, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? थैंक यू सो मच फॉर लविंग द सेशन सो मच। इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत 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 सारा शुक्रिया। चलिए और कोई दिक्कत परेशानी? अब बता देते हैं थोड़ी बहुत बातें। क्लास रेगुलर मिलने वाली है, टेंशन मत लेना, एनसीईआरटी बेसिस ही करेंगे, ठीक है, ओके। हाँ जी मुक्ता बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली दैट्स द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अफसाना बेटा चलो, तो अब टेंशन नहीं लेनी है, एनसीईआरटी बेसिस करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, यानी कि खुद से बनाए हुए जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। प्रीवियसली अगर चीजों को एनालाइज कर पा रहे हैं तो कौन से टॉपिक्स पर फोकस करना है वो भी कर पाएंगे, और आपको कितनी चीजें थ्योरी पढ़ के, एनसीईआरटी पढ़ के क्वेश्चन बना पा रहे हो वो भी करेंगे, ठीक है। तो अभी वी हैव गुड सोर्स ऑफ टाइम, अगर हम अभी भी 1-1 घंटा इसको देंगे तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, पर अभी भी वही बोलेंगे कि डोंट टेक द शॉर्टकट, ऑलवेज हैव द लॉन्ग कट। बढ़िया आराम से चलेंगे, और अभी सिर्फ सीटेट नहीं, लास्ट गोल इज टीचर, लास्ट गोल उधर वो टीजीटी पे नजर है अपनी, ठीक है। चलिए, है ना, पीडीएफ फाइल जो है ऐप पे मिलेगी कैरेविल, और
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी एक टेलीग्राम वगैरह बना लेते हैं, उस पर सारी पीडीएफ डाल दिया करेंगे ताकि आप लोग बार बार परेशान ना हो, और वो जो टेलीग्राम की आईडी होगी वो दे देंगे तुमको, ठीक है। डन, ओके। चलिए, अब आप लोगों के लिए बहुत बहुत सारा प्यार, आप सभी के लिए लॉट्स ऑफ लव, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।